हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने सआभाज्य संख्याएं तक पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं राकेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, अगर दो संख्याएं a और b हो, ठीक है, यदि a और b, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो दो, ठीक है, तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक Q एवं R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये होता है संबंध। यानी कहने का मतलब हुआ, अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक A को दूसरे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, B से विभाजित करने पर भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि आप जो है वो पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या, शेषफल। ठीक है, ये चीज आप पढ़े हैं, ये चीज जानते भी है। तो इसी में जो है भाज्य को हम लोग बोलते हैं A, भाजक हो गया B और गुने भागफल हो गया Q और प्लस शेषफल हो गया R। यही है हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस पर जो है सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वो ध्यान से देखिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो संख्या है, एक 9 और दूसरा ले लेते हैं 56। ठीक है, ये दो संख्या है, ये दो संख्या में हम देखेंगे कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो ये 56 जो है वो आपकी बड़ी संख्या है। तो जो बड़ी संख्या होगी उसको हम लिखेंगे A, यानी A बराबर हो गया 56 और B बराबर हो गया 9। ठीक है, और आप लोग जो है जानते भी होइएगा कि जब हम ये फॉर्मूला जो है यूज करते थे, यानी भाग बनाते थे, ठीक है, यानी 56 में क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 छक 54।
ठीक है, 9 छक कितना हुआ 54, यहाँ पे शेष आ गया 2। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास भाजक 9 भाज्य 56 और भागफल क्या है 6 और शेष कितना है 2 है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लिखें तो क्या हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a कितना है 56, उसके बाद b कितना है 9 इंटू भागफल 6 प्लस r क्या शेष। तो ये हो गया हमारा क्या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के रूप में लिखना। ठीक है, तो यही है हमारा जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इसका जो संबंध है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और जब हम इस तरह से लिखेंगे, ये नहीं लिख करके हम इस तरह से लिखेंगे तो इसको बोलेंगे क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि a और b धनात्मक पूर्णांक है तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q एवं r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि उसमें संबंध होता है क्या a बराबर बी क्यू प्लस आर का। ठीक है, अर्थात एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर यानी कि भाग देने पर भागफल ठीक है q और शेषफल r प्राप्त होता है। भागफल भी प्राप्त होता है और क्या शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो हमारा हो गया क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसमें एक कंडीशन होता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, कि हमारा r का जो वैल्यू होता है, ठीक है, r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b से क्या होगा, b से होगा, इसको फिर से लिखते हैं, r का मान 0 से बड़ा और 0 से बड़ा और बराबर होगा r का मान, उसके बाद b से छोटा होगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन जो यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए ये हमारा r है और ये हमारा क्या है b है। तो ये r हो गया, ये b हो गया, तो r का जो मान होगा वो शेष से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, r का जो मान होगा वो r का जो यहाँ वैल्यू होगा वो भाजक से क्या होगा छोटा होगा, इससे जो है b से क्या होगा छोटा होगा। यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर r बड़ा हो जाएगा b से तो यानी कि फिर भाग लगेगा इसमें। तो वही कहने का मतलब हुआ कि r का जो वैल्यू होगा, r का जो मान होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, यानी कि भाजक से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पेपर में जो है क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है, ये कंडीशन ऑप्शन में ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, कि हमेशा जो है वो r का वैल्यू जो है वो क्या है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक यानी b से छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक ले लिए 3 और एक हो गया 81। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 7 और तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 और 4। ठीक है, ये ले लिए। तो यहाँ पे जो हुआ, अगर हम भाग देते हैं 81 में 3 से और यहाँ पर 7 में 4 से और यहाँ पर 7 भाग देते हैं ये 4 का। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि जब हम इसको भाग देंगे तो ये होगा 3 दूना 6, उसके बाद यहाँ से आएगा क्या 2 1, उसके बाद 3 सते 21। फिर इसको जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ से आएगा 3। फिर इसमें भाग देंगे तो देखिए भाज्य छोटा और भाजक क्या है बड़ा, यहाँ भाज्य छोटा है और भाजक बड़ा है, तो क्या हम जो इससे जो यहाँ इसमें भाग लगाएंगे तो कितना मात्रा में जाएगा, वो जाएगा आपका 0। ठीक है, 0 से करेंगे तब ना 7 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और हमारा शेष क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और हर कंडीशन में देखिए आप यहाँ पे देखेंगे
कि यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा यहाँ पे r का वैल्यू क्या आया है, r बराबर आया है 0, r बराबर आया है 0। ठीक है, अगर इसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा 81 है तो 81 हो जाएगा और b का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, और कितना मरतबे गया है 27, अब प्लस शेष क्या आया है 0। ठीक है, और इसमें जो देखिए वो हमारा r का वैल्यू 0 हो गया और b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि शेष जो है, शेष वो क्या है 0, और उसके बाद जो हमारा भाजक है b है वो है कितना 3 है, तो शेष से बड़ा होगा क्या, भाजक। ठीक है, शेष से बड़ा क्या होगा, भाजक होगा। दूसरे कंडीशन में भी देख लीजिए, यहाँ भी अगर इसको भी लिखे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a हमारा है 7, b हमारा है 4 और कितने टाइम्स गया 1, अब प्लस शेष क्या आया 3। अब देखिए भाजक यहाँ पे कितना है 4 है, r बराबर है 3 और b बराबर है क्या 4। ठीक है, तो r का जो वैल्यू है वो किससे बड़ा है, ये छोटा है भाजक से, यानी कि 3, और बड़ा कौन है, भाजक यानी कि 4। तो आप देख रहे हैं कि शेष से हमेशा बड़ा होते जा रहा है कौन, भाजक। ठीक है, तो वो होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a हमारा कितना हो जाएगा, a तो 4 है और b कितना है 7 है, अगुने 0 और प्लस आर। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि a से बड़ा है b। ठीक है, a से बड़ा है b, लेकिन फिर भी जो है वो शेष जो है भाजक से क्या है, छोटा है। शेष जो है वो भाजक से छोटा है, यानी r के वैल्यू जो होगा वो बड़ा होगा, यानी कि छोटा होगा किससे, b से। तो यहाँ भी देख लीजिए आपका क्या है, ये r का वैल्यू जो है किससे, b से छोटा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि भाज्य, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला हो गया आपका यूक्लिड प्रमेय का, और इसमें जो है r का मान जो है वो 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा हो। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यूक्लिड विभाजन से जो है हम लोग क्या करेंगे, महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है उसको देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, तो एक क्वेश्चन हम ले लिए, वो हो गया आपका 3 और 21। दूसरा ले लेते हैं, वो हो गया हमारा 81 और 237। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कहा गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है वो आप एचसीएफ बनाइए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि दो संख्या है, दो में जो बड़ा होगा वो a का मान और जो छोटा होगा वो b का मान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि a बराबर हो गया 21 और b बराबर हो गया 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें इससे भाग देंगे। ठीक है, कैसे देंगे वो देखिए, भाग देंगे यानी कि 21 में भाग देंगे कितना से, 3 से, तो आएगा 3 सते 21, कट गया। ठीक है, शेष क्या आया हमारा, 0 आ गया, शेष हमारा 0 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए a का वैल्यू था 21 और b का था कितना 3 इंटू कितना टाइम्स गया, तो वो 7, तो यहाँ 7 हो गया। अब प्लस शेष क्या आया, 0 आ गया। शेष क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब r बराबर 0 हो, ठीक है, r बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ वो हो जाएगा हमारा भाजक हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, जब r बराबर 0 हो तो एचसीएफ कौन होगा, वो भाजक होगा। अब देखिए भाजक कौन है, तो भाजक है हमारे पास 3 यानी b का वैल्यू। ठीक है, भाजक यानी b का मान। ठीक है, तो b बराबर 3, यही है हमारा क्या, एचसीएफ।
ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। जब R बराबर 0 हो तब, जब शेषफल 0 आए तब होगा हमारा क्या, वो B जो है, जो भाजक है, वो हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है, एक और देख लीजिए, मान के चलिए कि एक ले लेते हैं 8 और दूसरा है 64। ठीक है, अब तो क्या कीजिएगा, 64 में भाग कीजिएगा किससे, 8 से, तो 8 मरते में चला जाएगा, 8 8 64, खत्म। तो हमारा यहाँ पर HCF क्या होगा, HCF जो निकलेगा A बराबर BQ प्लस R के माध्यम से। तो A तो है 64 और B कितना है 8, अगुने कितना टाइम्स गया 8, और शेष क्या आया 0। तो देखिए यहाँ R का वैल्यू क्या है, 0 आया, तो 0 आया तो इसका भाजक जो होगा B का वैल्यू वही होगा हमारा क्या, HCF। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन से क्या करना, HCF ज्ञात करना। तो ये तो हम समझ गए कि जब R बराबर 0 हो तो जो भाजक है वो HCF होगा। ठीक है, भागफल शेष नहीं, भाजक जिसको B बोलते हैं वो हमारा HCF होगा। लेकिन जब शेष 0 नहीं आए, शेष 0 नहीं आए तो क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए, अब ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा A का वैल्यू हो जाएगा 237 और B का वैल्यू हो जाएगा 81। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि 237 में भाग देंगे कितना से, 81 से, तो ये जाएगा आपका 2 मरतबे में, 2 8 दूना 16। ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 8 3 24, ज़्यादा हो जाएगा, 2 मरते में जाएगा। तो यहाँ आ गया ये 5 और ये 13 में से 6 गया 7, ये खत्म, 75 आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि शेष तो आ रहा है 75, 0 तो आ नहीं रहा है, तो फिर इसका HCF क्या होगा। तो जो हमारा यहाँ जो आया है शेष, अब हम इसमें क्या करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में जो है, फर्स्ट स्टेप में हमारा 237 बराबर कितना से भाग दिए हैं, 81 से कितने टाइम्स गया है, 2 टाइम्स, और शेष कितना बचा, 75। ठीक है, शेष 75 बचा। अब देखिए, अब इसमें पूछा जाएगा HCF, तो HCF मेरा 81 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो शेष आया है वो 0 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको बना लेंगे भाजक, 75 को क्या बनाएंगे, भाजक, और 81 को बना लेंगे भाज। ठीक है, 81 को क्या करेंगे, भाज बना लेंगे। अब इसमें लगाइए, तो 1 मरते में चला गया 75। ठीक है, और यहाँ पे घटाएंगे तो ये हो गया 6, ये ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ आप दूसरा कंडीशन में देख रहे हैं कि हम लोग 81 को बनाए हैं क्या, भाज, और 75 को बनाया है भाजक, और गुने 1 मरते में गया है, और शेष कितना आया है 6, शेष कितना आ गया 6 आ गया। और यहाँ भी R अभी 0 नहीं आया है, R यहाँ भी 0 नहीं आया है। तो फिर हम क्या करेंगे, शेष को बनाएंगे भाजक, और 75 को बना देंगे क्या, भाज। 75 को क्या बनाएंगे, भाज। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे, 1 मरते में गया क्या 6, यहाँ से 1, फिर 5 आया, तो ये हो गया कितना, 6 दूना 12, फिर आ गया 3। अब देखिए यहाँ शेष फिर भी 0 नहीं आया। दूसरा कंडीशन में क्या हुआ कि हम 75 को बनाए भाज, 6 को बनाए भाजक, और गया 12 मरतबे में, शेष हमारे पास आ गया कितना, वो आ गया 3। ठीक है, 3 आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे कि 3 को भाजक बनाएंगे, और 6 को क्या करेंगे, भाज्य बनाएंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6। अब देखिए हमारे पास R बराबर आ गया 0। क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो देखिए हम किसको बनाया है, भाजक, 3 को बनाया है भाजक। ठीक है, और भाज किसको बनाया है, भाज हमारा है 6, तो 6 को हम भाज बनाए, और 3 को भाजक, 2 टाइम्स गया, शेष हमारा आया 0। जब शेष 0, R का वैल्यू 0 आ गया, तो भाजक जो होता है वही हमारा होता है HCF। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। ठीक है, HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ओवरऑल कहने का बात हुआ कि जब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या कीजिएगा, वो इस तरह से आप बनाइएगा, और जब तक आपका
आर का मान 0 नहीं आ जाएगा तब तक आपका HCF नहीं होगा। ठीक है, जब 0 आ गया लास्ट में, तो जो हमारा यहाँ लास्ट में जब यहाँ 0 आ गया तो क्या होगा, ये जो है हमारा B का मान यहाँ भाजक, यही हमारा हो जाएगा क्या, HCF हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा HCF। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे और बेहतर तरीका से हमको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए 135 व 21 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें दो संख्या है, तो A हो जाएगा बड़ी वाली संख्या 135 और B हो जाएगा छोटी वाली यानी कि 21। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इसमें हमको HCF फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 135 को क्या करेंगे 21 से डिवाइड करेंगे, तो ये चल जाएगा कितने मरतबे में, तो ये जाएगा 6। ठीक है, 6 मरतबे में चल जाएगा, तो हो जाएगा 126। यहाँ पे आएगा 15 में से 9 चला जाएगा तो सॉरी 6, तो 9 आ जाएगा, ये ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे शेष हमारा क्या आ गया, 9 आ गया, तो 21 तो HCF नहीं होगा। फर्स्ट में क्या हुआ, हमारा 135 भाज और भाजक था 21 गुना 6 भागफल और प्लस शेष क्या आया 9। इसी रूप में लिखेंगे, ये तो रफ में हम लोग करते हैं। ठीक है, ये रफ में करेंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ एग्जाम हॉल में तो इस रूप में लिखेंगे, रफ अलग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ देख लीजिए शेष 0 नहीं आया, तो फिर अब क्या करेंगे, हमको भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमको भाजक और शेष से मतलब है, जब तक यहाँ पर जो है R के मान 0 ना आ जाए। अब यहाँ से 21 को यहाँ लाइए, ठीक है, और बराबर 9 को यहाँ लाइए। अब देखिए क्या मरते में लगेगा, तो 21 में ये 9 दूना 18। ठीक है, 9 दूना 18 लगेगा, शेष क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। जैसे इसको यहाँ घेरेंगे और यहाँ से 21, 9 दूना 18। ठीक है, और यहाँ पे 3, शेष क्या आया 3, फिर भी अभी 0 नहीं आया R का मान। अब फिर 9 और 3, तो 9 यहाँ हो गया क्या भाज्य और 3 हो गया भाजक, 3 तिहाई 9, तो शेष का आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे शेष R का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे इसको घेर दीजिए, यहाँ 9, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो क्या हुआ कि R का वैल्यू आ गया हमारा 0। तो R का वैल्यू जब 0 आ गया तो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, तो ये V का जो B का यह वैल्यू है यही हमारा है 3HCF। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला पॉइंट है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि अंकगणित की मूलभूत प्रमेय जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो मूलभूत प्रमेय का जो ये क्या कहता है वो हम देखेंगे। तो जैसे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, और यदि अभाज्य गुणनखंड के क्रम पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो गुणनखंड जो होता है वो अद्वितीय होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं, जैसे प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य के एक गुणनफल, ठीक है, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, के रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्त किया जाता है यदि अभाज्य गुणनफल, यदि अभाज्य गुणनफल, ठीक है, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल नहीं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाए,
ध्यान नहीं दिया जाए, ठीक है, ध्यान नहीं दिया जाए तो ये गुणनखंड अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है वो हम समझेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलिए कि 210, ठीक है। अब 210 को हम बोले कि इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो क्या कीजिएगा, 210 का भाग ये कीजिएगा, खंड कीजिएगा, तो 2 से जाएगा 105, फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, फिर 5 से जाएगा 7, फिर 7 से कीजिएगा तो 1, ठीक है। ये होगा, ये हो गया। तो 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 7, ये लिख सकते हैं। तो ये है भाज्य संख्या, और जो भी संख्या हम यहाँ लिखे ये है अभाज्य संख्या। तो यहाँ क्या कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य के एक गुणनफल के रूप में, अभाज्य के एक, ये क्या चीज के रूप में, गुना यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि अभाज्य गुणनखंड के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अगर ये जो लिखे हैं इस पर हम ध्यान न दिया, यहाँ लिखे 3 × 2 × 5 × 7, या पहले लिख दे 7 × 3 × 2 × 5, या पहले 5 लिख दे, उसके बाद 2 लिख दे, उसके बाद 3 लिख दे, उसके बाद 7 लिखे, तो इस सब का मान जो है अलग आएगा क्या, नहीं आएगा। ये 210 का 210 ही होगा। क्रम बदलने से जो है गुना में मान नहीं बदलता है। तो वही कहा गया कि क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं आएगा। जब हम 2 3 5 7 को गुना करेंगे तो 210 आएगा, या 3 2 5 7 को गुना करेंगे तो 210 आएगा, 7 3 2 5 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 210 आएगा, 5 2 3 7 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 210 आएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि क्रम बदल दे, क्रम पर ध्यान नहीं दे, आगे पीछे लिखा जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुना कर रहे हैं वही संख्या तो आएगा कितना, 210 ही आएगा। लेकिन अगर इसमें कोई दूसरा संख्या लिख दे तो 210 नहीं आएगा। जैसे 2 की जगह लिख दे हम 11 तो फिर 210 नहीं आएगा, ठीक है। या एक और 5 लिख दे तो 210 नहीं आएगा, ठीक है। तो वही संख्या होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड ये हो गया आपका कितना का, 210 का, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, गुणनखंड वृक्ष, ठीक है। गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाते हैं वो आप देख लीजिए। जैसे 210 है, कितना है, 210 है ना, 210, 210 में हम भाग दिए कितना का, तो वो भाग दिए हम 2 का, तो कितना आया, 105। फिर 105 में कितना का दिए, 3 का दिए, तो कितना आया, वो आ गया आपका 35। और 35 में कितना का भाग दिए, 5 का, तो कितना आ गया, 7 आ गया। 7 में फिर 7 का भाग दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गुणनखंड वृक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 128, इसका हम खंड करेंगे तो क्या होगा, 128 का कीजिए, 128 का खंड करेंगे तो ये हो गया 2 से, फिर ये 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 2, तो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 7 हुआ। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 6 7, 7 हो गया। तो ये अगर इसको हम गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो वो लिखेंगे 128 है, इसमें हम कितना का भाग दिए, 2 का भाग दिए, तो कितना आ गया, 64 आ गया। फिर इसमें 2 का भाग दिए तो कितना आ गया, 32 आ गया। फिर इसमें 2 का भाग दिए तो आ गया 16, फिर 16 में 2 का भाग दिए तो आ गया 8, फिर 8 में 2 का भाग दे दिए तो आ गया कितना, 4, फिर 4 में 2 का भाग दे दिए तो आ गया 2, फिर 2 में 2 का भाग दे दिए तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गुणनखंड वृक्ष। क्या बोलते हैं, गुणनखंड वृक्ष, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारे पास लघुत्तम समावर्त, जिसको एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है
तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलसीएम किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, तो आप डिफिनीशन देना चाहेंगे तो क्या देंगे? तो डिफिनीशन में होगा कि वह न्यूनतम यानी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो वो लघुत्तम समावर्त कहलाता है। चलिए वो लिख देते हैं, वह न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं ठीक है, दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। विभाजित मतलब पूर्णतः पूरा पूरा वो भाग लग जाए, विभाजित हो, तो वह क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, यानी कि LCM कहलाता है, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है 672 और 120, ये है, ठीक है, और इसको जो है हमको LCM बनाना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 672 और 120, इसका आप खंड कर ले, गुणनखंड कर ले, ठीक है। तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 × 3, 6 का हो जाएगा। उसके बाद 72 का क्या होगा, तो इधर कर लीजिए, 2 का 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और 3 का 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 और गुणे 3 × 3, 120 का कर लीजिए, 120 का, तो ये हो जाएगा 60, 30, 15 और 3 से 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब इस सबका हमारा निकालना है, हमको निकालना है क्या, LCM। तो इसको पावर में बदल लीजिए, ठीक है। पावर में जब हम बदलेंगे तो क्या होगा, ये तो रहेगा 2 × 3 ही, क्योंकि 1 1 है। इसमें देखिए 2 जो है 3 है और 3 2 है, तो जो जितना रहे उतना पावर लिख दीजिए। 2 कितना है, 3, तो 2 के पावर 3 गुने 3 कितना है, 2, तो 3 के पावर 2, ठीक है। इसको भी उसी तरह लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुने 3 और गुने 5, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 के बाद 3 है, उसके बाद 5 है, ये 3 संख्या है, 3 अंक है, ठीक है। इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें 2 है, 3 है, 5 है, उसके अलावा कोई है नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, तो देखेंगे कि 2 में सबसे ज़्यादा पावर, जब हम LCM निकालेंगे 672 और 120 का, तो इसका जब LCM होगा तो इसमें हम लेंगे सबसे बड़ी घात, यानी सबसे ज़्यादा पावर वाला, ठीक है। तो 2 का देखिए सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है, तो 2 तो यहाँ एक ही है, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ भी 2 के पावर 3 है, यानी सबसे ज़्यादा पावर जो है वो 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर क्या हो गया, 3, 2 का काम खत्म, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर वाला जब हम ले लेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। अब आते हैं 3 के पास, तो 3 के पास हमारे पास यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या कितना है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ है, 3 के पावर 2, तो यहाँ लिख लीजिए 3 के पावर 2 गुने 3 का भी काम खत्म। अब चलते हैं 5 के पास, तो 5 हमारे पास देखिए क्या जगह है, तो 5 हमारे पास एक ही जगह है, तो 1 5 होगी, ठीक है। अगर 5 के पावर कहीं और ज़्यादा होता
तो ये 5 ना लेके सबसे ज़्यादा पावर वाला ले लेते हैं, ठीक है। कहीं पे 11 होता, ठीक है, उस पर पावर ओवर नहीं होता, सिर्फ 11 होता तो 11 भी लेते। अगर कहीं पे ज़्यादा 11 का पावर होता या 7 होता, कोई दूसरा अंक होता, तो पावर जिसका ज़्यादा होगा वही हम क्या कर लेंगे, उसको पिक करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको गुना कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, उसके बाद 4 तिहाई 12 यानी 120 और 12 तिहाई 36, 360, ठीक है। क्या आ गया हमारा HCF 360। ये 360 का मतलब हुआ कि यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 120 से कटेगा। इससे छोटा कोई नहीं है, इससे छोटा जो है वो कोई नहीं है। बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा आप चल जाइएगा तो 320 यानी बड़ा में है, लेकिन 360 से छोटा कोई वैसी संख्या नहीं है जो 6, 72 और 120 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः कटे। इसीलिए यहाँ एलसीएम में कहा गया है वह न्यूनतम यानी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। ये जो दी गई संख्या है 6, 72 और 120, ये संख्या से ये पूर्णतः क्या है, विभाज्य है सभी संख्या से, और ये इससे छोटी संख्या हो नहीं होगा जो इससे कटेगा, ठीक है। बड़ी होगा लेकिन छोटी नहीं होगा। तो ये हमारा हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना, ठीक है। अब देखेंगे HCF। चलिए अब हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब इसका क्या होगा, तो उसमें एलसीएम में हम लोग पढ़े कि छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। इसमें होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह अधिकतम, ठीक है, अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है, वह महत्तम समापवर्तक कहलाता है। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 40, 36 और 126, ठीक है, ये लिखा हुआ, इसको हमको निकालना है HCF। तो क्या करेंगे, 40, 36 और 126, फिर सबका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 का खंड कीजिए, 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। ये खंड जो है ना आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए खंड करके दिखा रहे हैं, ठीक है। माइंड में कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 पंचे 40। उसी तरह 36 का करते हैं, 2 से 18, 2 से 9 और 3 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। और उसके बाद 126, तो 126 के कर दीजिए, 2 से हो जाएगा 6 और यहाँ पे 3, 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 सते 21, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, ठीक है। जब इतना हम कर लेंगे तो इसको क्या करेंगे, पावर में बदलेंगे। चलिए बदल देते हैं। ये देखिए 3 है तो 2 के पावर 3 गुने 5, यहाँ पे 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, क्योंकि 2 2 है दोनों, और यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 3 2 है और 7 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब HCF क्या कहता है। HCF कितना का निकालना है, 40,
36 और 126, इसका HCF हमको ज्ञात करना है। तो उसमें हम देखे थे कि LCM में कि सबसे ज़्यादा जो पावर वाला था उसी को हम पिक करते थे, उसी को हम यहाँ पे लिखते थे। लेकिन HCF में क्या करेंगे कि जिसका पावर सबसे कम हो, जिसका पावर सबसे कम हो उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास इसमें देखिए कौन कौन सा संख्या है, तो 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है और 7, ठीक है। ये 4 संख्या है हमारे पास। अब एक चीज देख लीजिए कि पहले 2 का देखिए, 2 में सबसे कम पावर, सबसे कम पावर वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो सबसे कम यही है, तो लेंगे 2 के पावर 1, यानी कि ये वाला 2, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाला नहीं, सबसे कम वाला, गुना 2 का काम खत्म। अब 3 के पास चलिए, 3 में देखिए सबसे कम कहाँ पर है, तो इसमें तो 3 नहीं है, इसमें है, तो 3 के पावर 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों जगह सेम है, ठीक है, 2 2 है, तो 3 के पावर 2, ठीक है। अब हो गया 5, 5 देखिए हमारे पास कितना है, तो 5 तो एक ही है, ठीक है, 5 क्या है, एक ही है, और जगह नहीं है, ठीक है, और जगह नहीं दिख रहा है कहीं पे, एक जगह 5 है, तो ये तो नहीं है। और एक चीज़ इसमें हम देखेंगे कि सबसे कम पावर वाला को लेंगे और उसमें भी जो तीनों में हो, ये भी हमको ध्यान देना है, ठीक है, ये हमको ध्यान देना है, ये यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमको कॉमन तीनों में देखना है, जो तीनों में होगा उसी को हम पिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 जो है ये सब में है, ठीक है, तीनों में है 2, तो 2 को तो लिखेंगे, लेकिन 3 देखिए ध्यान से, 3 2 में है लेकिन तीसरे में नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, तो 3 को हम नहीं लेंगे। 5 देख लीजिए, 5 जो है वो सब में नहीं है, 7 सब में नहीं है, बस हो गया यहाँ, ठीक है। यानी कि जो देखेंगे कि जो तीनों में कॉमन हो, HCF निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन हो उसी को क्या करेंगे, पिक करेंगे। तो 2 तो सब में है, 2 इसमें सब में है, तो यहाँ 2 सब में है, तो यहाँ 2 देख रहे हैं कि 2 जो है वो तीनों में है, ठीक है, और जो सब में कॉमन है उसी को लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 और सब में नहीं है, 3 सब में नहीं है, 5 सब में नहीं है, तो हमारा HCF हो जाएगा 2, ठीक है, यही हो जाएगा HCF। अब ध्यान से सुनिए क्या है, यहाँ कहा गया वह अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये जो 2 आया है HCF, ये 2 ऐसा संख्या है जो इस सभी संख्या को क्या करेगा, विभाजित कर देगा, इस सभी संख्या को क्या करेगा, विभाजित कर देगा, ठीक है। ये तीनों संख्या को जो है वो डिवाइड कर देगा, तो इसीलिए ये आपका HCF क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।